आज की क्लास उन अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण होने वाली है जो क्या है पीएचडी के लिए एंट्रेंस एग्जाम देने जा रहे हो, चाहे वो आपकी कोई सी भी स्टेट यूनिवर्सिटी हो, सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो। तो कुछ स्टूडेंट का क्वेश्चन ये था कि एंट्रेंस एग्जाम में हिंदी साहित्य से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए, आप सभी ने नेट की परीक्षा तो दी होगी, या कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जो क्या है नेट की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो उन्होंने सिलेबस तो देखा होगा नेट का। तो ये चीज़ तो हम आपको पहली क्लास में बता चुके थे, जब हमने क्या है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय का जो हिंदी साहित्य का जो कैसा पैटर्न रहेगा पेपर का, उसमें भी हमने ये बात आप सभी को बताई है कि देखिए आपका जो सिलेबस रहता है पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट का, वो नेट से काफ़ी कम आता है। कम इन द सेंस कि आपने मास्टर में उन सबको पढ़ लिया होता है ना, बस क्या है आपको रिवीजन की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो इसमें क्या है आपको यूनिट पता है हिंदी साहित्य में कौन कौन सी यूनिट आपके यूजीसी नेट में लगी हुई हैं। तो इनमें से देखिए 5 यूनिट या 6 यूनिट तक ही आपके क्या है पीएचडी एंट्रेंस में पूछी जाती हैं। तो अगर मैं बात करूं तो सबसे पहली यूनिट देखिए आपने पढ़ी होगी, आप बीए में अगर आपके पास हिंदी होगी, मास्टर में भी आपके पास हिंदी है और आप हिंदी साहित्य से आगे बढ़ना चाह रहे हैं, पीएचडी करना चाह रहे हैं, है ना, तो ये यूनिट आपने पढ़ी होंगी और इस पे क्या है आपकी कमांड जरूर होगी। अगर नहीं है तो उस पर रिवीजन कीजिए, आपकी कमांड उस पर क्या है बन जाएगी। और सिर्फ इन्हीं यूनिट से क्या है क्वेश्चन लगते हैं, है ना। और अगर यूनिट को अच्छे से पढ़ा जाए, रिवीजन किया जाए किसी चीज़ का, तो हम कोई सा भी एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें ज़्यादा डरने की बात नहीं है कि क्या कहते हैं पेपर कठिन आएगा, कि नेट से अपर लेवल का आएगा, कि नेट के जैसा आएगा, बिल्कुल नहीं। आपने मास्टर्स किया हुआ है ना, होशियार हो, सब जानते हो, बस क्या है रिवीजन की आवश्यकता है। तो देखिए आपने हिंदी भाषा और हिंदी भाषा का विकास पढ़ा होगा, भाषा विज्ञान पढ़ी होगी, तो उसमें जो जो टॉपिक हैं वही टॉपिक आपसे पूछे जाएंगे, कुछ नया नहीं है। अगर आप यूजीसी नेट का भी सिलेबस देखते हैं, किसी असिस्टेंट प्रोफेसर का सिलेबस देखते हैं, तो देखिए 5 यूनिट आपकी कहीं नहीं गई हैं, 5 यूनिट आपकी कहीं नहीं गई हैं, वो आपकी हूबहू वैसे ही रखी रहती हैं, है ना। बस आपको तैयारी अगर किसी अदर एग्जाम की कर रहे हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर कर रहे हैं, तो हमें 3-4 यूनिट एक्स्ट्रा अलग से पढ़नी पड़ती हैं। वो भी देखिए कौन सी यूनिट पढ़नी पड़ती है हमें, जिसमें क्या कहानियाँ अलग दी होती हैं, निबंध अलग दिए होते हैं, काव्य अलग दिया होता है, वो सब। बाकी सारा आपका सिलेबस हिंदी का हूबहू वही रहता है, ठीक है। तो फिर भी बच्चों के कमेंट ये थे कि मैं आपको एक बार दोबारा से रिवाइज करा दूं कि क्या क्या चीज़ें पूछी जाएंगी। हालांकि मैंने कुछ स्टूडेंट को पर्सनली बताया है कि ये यूनिट आएंगी, लेकिन क्या है आप सभी के लिए फिर से एक क्लास बनाई जा रही है जिसमें क्या है आपको बताया जाएगा कि हिंदी साहित्य में कैसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। 2022 में कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय आगरा यूनिवर्सिटी के माध्यम से, ठीक है। ये सिर्फ आपके डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आगरा विश्वविद्यालय के जो बच्चे एंट्रेंस देने जा रहे हैं उनके लिए ही नहीं है, बल्कि जो अदर यूनिवर्सिटी में क्या है पीएचडी एंट्रेंस देने वाले हैं या देंगे आगे जाके, तो उनके लिए भी क्या है ये क्लास क्या है महत्वपूर्ण होने वाली है, ठीक है। तो सबसे पहले यूनिट देख लेते हैं कि हिंदी भाषा और विकास में से कौन कौन से क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं, ठीक है। हम आपको एक एक क्वेश्चन तो नहीं बता पाएंगे, बस ये है कि हम आपको गाइड कर सकते हैं, ठीक। तो आप बने रहे क्लास के साथ। तो देखते हैं, तो देखिए हिंदी भाषा और विकास, तो ये जो हमारी पहली यूनिट जो आ रही है हिंदी भाषा विकास या कह लें भाषा विज्ञान, तो क्वेश्चन देखिए इसमें कैसे पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले हम उठा लें कि हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, कि हिंदी की उत्पत्ति कैसे हुई, है ना, कैसे हिंदी एक विकसित रूप में हमें देखने को मिली, है ना। तो सबसे पहले देखिए अगर आपने मास्टर में भाषा विज्ञान को अच्छे से समझा होगा, बेसिक भी पढ़ा होगा, तो सबसे पहले आपको पता ही होगा कि अपने अगर प्राचीन काल में हम जाएं तो क्या है भारतीय आर्य भाषाएं देखने को मिलती थी, है ना, भारतीय आर्य भाषा, ठीक है। तो जो भारतीय आर्य भाषाएं हैं आपकी 3 श्रेणी में देखने को मिलती हैं। पहली जो श्रेणी आपकी आ रही है, पहली श्रेणी की है क्या है प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, दूसरी आपकी आएगी मध्यकालीन आर्य भाषा और तीसरी आपकी आएगी आधुनिक
आर्य भाषा, तो आधुनिक भारतीय आर्य भाषा में जो भाषा हम आज के समय में बोल रहे हैं, वर्तमान में बोल रहे हैं, जो उपबोलियां हैं, जो बोलियां हैं, वो हमारी क्या है, आधुनिक में आएंगी। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं कि प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं में कौन सी भाषाएं बोली जाती थी, ठीक है, तो शुरू से शुरू करते हैं। आपको जो सामान्य जानकारी है वो यहाँ पर हम बताते चलते हैं, और कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके बारे में भी बताएंगे। देखिए, जो आपकी प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं हैं, इसमें देखिए 2 भाषाएं देखने को मिलती हैं। पहली आपकी है वैदिक संस्कृत, ठीक, दूसरी आपकी है लौकिक संस्कृत। ठीक है, तो अगर बात करें वैदिक संस्कृत के टाइम पीरियड की, तो इनका जो टाइम पीरियड था वो 2000 ईस्वी पूर्व है, ध्यान रखेंगे, ईस्वी पूर्व से कितना है, 800। कुछ बुक्स में इसे 500 ईस्वी तक माना गया है, ईस्वी पूर्व तक माना गया है ना, कुछ बुक्स में क्या है, इसे 800 ईस्वी पूर्व तक माना गया है। अगर मैं बात करूं लौकिक संस्कृत की, तो 800 ईस्वी पूर्व से आपके 500 ईस्वी पूर्व तक। ठीक है, अब देखिए, अगर बात करें कि जो प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं में वैदिक संस्कृत थी, तो इस भाषा का प्रयोग किस क्षेत्र में हुआ, तो देखिए जो आपके वेद हैं, उपनिषद हैं, पुराण हैं, जिस भाषा में लिखे गए हैं, तो उस भाषा को क्या कहा गया है, वैदिक संस्कृत। ठीक है, तो अगर बात करें लौकिक संस्कृत, तो देखिए लौकिक संस्कृत में आपने कालिदास को पढ़ा होगा, आपने उनके नाटकों को पढ़ा होगा। अभिज्ञान शाकुंतलम उन्होंने लिखा है ना, विक्रमोर्वशीय लिखा है। अगर महाकाव्य की बात हम करें तो रघुवंश हो गया, है ना, और कुमार संभवम, तो उसमें उन्होंने जिस संस्कृत का प्रयोग किया है उसे क्या कहेंगे, हम लौकिक संस्कृत कहेंगे। इतना आपको डिफरेंस समझ में आ गया। ठीक है, चलते हम अपनी दूसरी भाषा पे, जिसका नाम है मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा। देखिए इसमें 3 भाषाएं आपको देखने को मिलेंगी। इसमें आपको कितनी भाषा देखने को मिलेंगी, 3 भाषा। ठीक है, तो सबसे पहली कौन सी भाषा है, पता ही होगा आपको, पाली। दूसरी आपकी है प्राकृत। ठीक है, तीसरी आपकी है अपभ्रंश। ठीक, जल्दी जल्दी देख लेते हैं इनको, क्योंकि आगे और भी पॉइंट हैं। तो अगर पाली की बात करें तो इनकी समय अवधि कितनी है, 500 ईस्वी पूर्व से लेकर 1 ईस्वी तक। ठीक है, और प्राकृत की देखें तो 1 ईस्वी से आपके 500 ईस्वी तक। ठीक है, और आपका अगर अपभ्रंश की बात करें, अपभ्रंश की, तो इनकी होगी अवधि 500 ईस्वी से 1000 तक। ठीक है, और आधुनिक 1000 से वर्तमान तक जो चल रही है। ठीक, ये हो गई आपकी हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। देखिए क्वेश्चन आपके इसी में से ही बनेगा। अगर वो बनेगा तो या तो ये है कि वैदिक जो आपकी संस्कृत रही उसका टाइम पीरियड पूछ लिया जाए, है ना, या फिर पाली, प्राकृत, अपभ्रंश किस आर्य भाषा में आती है वो पूछ लिया जाए। ठीक है, तो ये सारी चीज। अब हम बात करते हैं अपने दूसरे पॉइंट की, तो हिंदी का भौगोलिक विस्तार। देखिए अगर आपने ध्यान से हिंदी का भौगोलिक विस्तार पढ़ा होगा तो आप बता सकते हैं कि हिंदी को 4 भागों में बांटा गया है। बात करें हिंदी के भौगोलिक विस्तार की, तो देखिए जो आपका हिंदी का जो भौगोलिक विस्तार है, तो हम भौगोलिक विस्तार के भाषा परिवार के भौगोलिक विस्तार को हम 4 भागों में बांटते हैं। मैंने आपको एक क्लास कराई हुई है इसके ऊपर, है ना, तो आप उसे जाकर देख सकते हैं। मोटे तौर पे मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ कैसे क्वेश्चन लगे थे या लगते हैं। ठीक है, तो देखिए भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से देखें भाषा परिवारों को, तो 4 श्रेणी में बांटे गए हैं। ठीक है, पहली श्रेणी देखिए आपकी आती है यूरेशिया। पहली श्रेणी आपकी यूरेशिया, यानी कि इसमें यूरोप और एशिया के जितने भी भाषा परिवार हैं वो आएंगे। तो इसमें देखिए 10 परिवार हमें देखने को मिलते हैं। सबसे पहले आपका भारोपीय, यानी कि भारत और यूरोपीय परिवार।
उसके बाद आपका द्राविड़ परिवार है, काकेशी परिवार है, ब्रूशस्की परिवार है, उराल अल्ताई परिवार है, चीनी परिवार है, जापानी कोरियाई परिवार है, अति उत्तरी या हाइपसबोरी परिवार है, बास्कबोरी सामी हामी परिवार। ठीक है, तो बात मैं करूं कि क्वेश्चन कैसे पूछा गया था। जितने भी हमने एंट्रेंस एग्जाम के पेपर देखे हैं आपके, चाहे सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, स्टेट यूनिवर्सिटी हो, अगर बात करूं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 2022 का पेपर, तो देखिए उसमें से क्वेश्चन पूछा गया था कि सामी हामी परिवार आपके कौन से भौगोलिक क्षेत्र से संबंध रखता है। क्वेश्चन यहाँ से बना था। आपको ये सारे भाषा परिवार में जितनी भी भाषा हैं आपको वो याद करनी है। ठीक है, दूसरा परिवार हम देखें अफ्रीका भूखंड परिवार। दूसरा हम देखें, दूसरा भौगोलिक क्षेत्र देखें अफ्रीका भूखंड। तो एक क्वेश्चन यहाँ से भी था कि इसमें देखिए 3 भाषा परिवार आपको देखने को मिलते हैं, सुदानी परिवार, बंतु परिवार, होन्ते तोंत बुस्मैनी परिवार। ठीक है, होन्ते तोंत बुस्मैनी एक ही परिवार है। तो देखिए एक क्वेश्चन इसमें से ये बना था कि सुदानी परिवार अपना संबंध किस भौगोलिक क्षेत्र से रखता है। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से याद करके जाना है। बात करें हम अपने तीसरे भौगोलिक क्षेत्र की, तो प्रशांत महासागरीय भूखंड की। तो इसमें देखिए आपके 4 परिवार देखने को मिलते हैं। तो इसमें पहला आपका आएगा मलय पॉलिनेशियाई परिवार, दूसरा आपका पापुई परिवार, तीसरा आपका ऑस्ट्रेलियन परिवार। महत्वपूर्ण परिवार है कि ऑस्ट्रेलियन परिवार किस भौगोलिक क्षेत्र में आता है, तो किसमें आता है आपके प्रशांत महासागरीय भूखंड में। ठीक है, और चौथा अगर हम देखें तो दक्षिण पूर्व एशियाई परिवार। ठीक है, ये तो हो गए आपके प्रशांत महासागरीय भूखंड के भाषा परिवार। ठीक, चौथा जो परिवार हमारा आ रहा है, चौथा जो भौगोलिक क्षेत्र है कौन सा है हमारा, अमेरिका भूखंड। तो देखिए इसमें एक ही परिवार हमें देखने को मिलता है, अमेरिकी परिवार। तो देखिए ये मैं आपको क्यों बता रही हूँ, क्यों मैं लिख के आपको बता रही हूँ, क्यों रिवीजन करा रही हूँ, क्योंकि भाषा परिवार में से भौगोलिक जो विस्तार है, ठीक है, कि हिंदी कैसे उत्पन्न हुई, तो मैंने आपको बताया कि आपका जो भारोपीय यानी कि भारत और यूरोपीय किसमें आया, आपके यूरेशिया में। ठीक है, अब भारत परिवार से ही तो आपकी आर्य भाषा निकली हुई है, इसी के अकॉर्डिंग तो विकास हुआ है हिंदी का। तो जब आपको ये चीज ही पता नहीं होगी तो आप कैसे इसकी भौगोलिक विस्तार को समझ सकते हैं, नहीं समझ सकते ना। तो ये हो गया आपके 4 भौगोलिक क्षेत्र हो गए। ठीक है, 4 भौगोलिक क्षेत्र में कौन कौन से भाषा परिवार थे वो मैंने आपको बता दिए। 2 क्वेश्चन यहाँ से लगते हैं। ठीक है, अब देखिए भौगोलिक विस्तार में आगे और बढ़ते हैं। तो बात करें जब पाली प्राकृत अपभ्रंश का विकास हुआ तो क्वेश्चन ऐसे बना था, एक क्वेश्चन कि पश्चिमी हिंदी की उत्पत्ति किससे हुई है। उत्पत्ति, अगर आपने प्राकृत और अपभ्रंश को ढंग से पढ़ा होगा तो आपको ये तो पता ही होगा कि सौरसेनी अपभ्रंश की उत्पत्ति हुई है सौरसेनी प्राकृत से। तो सौरसेनी प्राकृत से उत्पत्ति हुई किसकी, आपकी पश्चिमी हिंदी की, राजस्थानी की, पहाड़ी की, है ना। तो इन भाषाओं की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, आपकी सौरसेनी अपभ्रंश से। ठीक है, ऐसे ही रखेंगे, क्वेश्चन यहाँ से भी पूछे गए थे और आपको पैटर्न पता ही होगा कि 70 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट से आएंगे। तो क्या पता 2 क्वेश्चन आपके भाषा परिवार से ही पूछ लिए जाएं और बाकी के एक एक क्वेश्चन अलग अलग पॉइंट से, है ना, इकाइयों से पूछ लिए जाएं, ऐसे करके। तो आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। अब बात करें भाषिक स्वरूप की, हिंदी का भाषिक स्वरूप। अब देखिए हिंदी का भाषिक स्वरूप से क्या तात्पर्य है, तो भाषिक स्वरूप से तात्पर्य यह है कि इसमें देखिए आपकी ध्वनि, शब्द, ठीक है, ध्वनि, शब्द, वाक्य, स्वनिम, तो ये सारी चीजें पूछी जाती हैं। जैसे कि महाप्राण ध्वनि कौन सी है, अल्प प्राण ध्वनि कौन सी है ना, सघोष स्वर कौन से, सघोष व्यंजन कौन से हैं, अघोष व्यंजन कौन से हैं, अयोगवाह क्या है। तो आपको देखिए वर्ड दे दिए जाएंगे, आपको छांट के लिखना है। जैसे का, ख, ग, घ, न। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि इन चारों में से महाप्राण ध्वनियां कौन सी हैं, अगर आप महाप्राण ध्वनियां आपने पढ़ी होंगी तो आप आसानी से बता सकते हो कि ख और घ
ये क्या है आपकी महाप्राण ध्वनियां हैं, है ना। और अल्प प्राण ध्वनियां कौन सी हैं आपकी, क ग न, ठीक है। इतनी चीज आपको क्लियर हुई। तो देखिए अल्प प्राण, महाप्राण, सघोष, अघोष, स्वर, व्यंजन, कंठ, तालु, मूर्धन्य, ये सारी चीजें आपके हिंदी भाषिक स्वरूप के अंतर्गत आती हैं। तो अब देखिए भाषा विज्ञान को आप अच्छे से पढ़कर जाएं। 5 क्वेश्चन आपके भाषा विज्ञान से लगने ही लगने हैं, ठीक है। अगर देखिए भाषा विज्ञान जो होता है ना वो आपके फैक्ट पर होता है। अगर आपको चीजें क्लियर हो चुकी होती हैं तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो यहाँ से 5 क्वेश्चन देख लीजिए। अब बात करें देवनागरी लिपि की, तो देखिए देवनागरी लिपि से भी क्वेश्चन लगते हैं, ठीक है, कि देवनागरी लिपि की उत्पत्ति कैसे हुई, किस विद्वान ने देवनागरी लिपि को नागरी अपभ्रंश की उत्पत्ति मानी है ना। किसने कहा है कि जो देवनागरी लिपि है अक्षरात्मक है। देखिए एक क्वेश्चन लगा था, मैं आपको बता दूं, कंफ्यूजन ऐसे ही होती है। अभी एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा गया था कि देवनागरी लिपि है अक्षरात्मक और वर्णात्मक। देखिए कंफ्यूजन 2 ऑप्शन और थे, लेकिन कंफ्यूजन सबसे ज्यादा किसमें थी, वर्णात्मक और अक्षरात्मक में। चित्रात्मक हो ही नहीं सकती क्योंकि सिंधु घाटी लिपि क्या है, चित्रात्मक है, ठीक है। लेकिन जो आपकी देवनागरी लिपि है वो क्या है आपकी अक्षरात्मक। तो ये चीज याद रखेंगे आप, जब देवनागरी लिपि को आप पढ़ें तो उसकी वैशिष्ट्य और उसकी विशेषताओं को अवश्य पढ़ें। क्वेश्चन क्या है वहीं से पूछे जा रहे हैं, ठीक है। एक आपका ये क्लियर हुआ। अगला पॉइंट देखें कि हिंदी की संवैधानिक स्थिति। तो हिंदी की संवैधानिक स्थिति से तात्पर्य क्या है, इसमें देखिए आपके राजभाषा संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि अनुच्छेद 343 में क्या कहा गया है, 348 में क्या कहा गया, 351 में क्या चीज कही गई। एक आपको कंडीशन दे देंगे कि राष्ट्रपति भाषा संबंध में कौन सा ज्ञापन दे सकता है, ये किस अनुच्छेद में है, तो आपको अनुच्छेद पहचानना है, ठीक है। इसके साथ ही देखिए राजभाषा अधिनियम, राजभाषा नियम, है ना, संकल्प। मैंने ये सारी चीजें आपको पिछली क्लास में कराई हुई है, प्लेलिस्ट में जाएं और आप वहां पे चेकआउट कर सकते हैं, तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पर पहली यूनिट हमारी कंप्लीट हुई। कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं वो मैंने आपको बताया कि हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में क्या क्या पूछा जा रहा है, हिंदी का भौगोलिक विस्तार में क्या क्या पूछा जा रहा है, हिंदी का भाषिक स्वरूप में कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं, देवनागरी लिपि से कैसे क्वेश्चन बनेंगे, है ना। तो ये सारी चीजें। एक और चीज यहाँ पे मैं आपको बताना भूल गई हूँ कि भौगोलिक विस्तार में देखिए आपकी बोलियां भी पूछी जा रही हैं। बोलियां, जब हिंदी का भौगोलिक विस्तार मैंने आपको बताया तो उसमें देखिए मैंने भौगोलिक क्षेत्र भी आपको बता दिया, ठीक है। अब फिर कैसे हिंदी के भौगोलिक विस्तार होता गया वो मैंने आपको संक्षिप्त में बताया, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है, भौगोलिक क्षेत्र में आपकी बोलियां भी पूछी जाएंगी। तो जैसे कि आपकी खड़ी बोली, आपकी ब्रज भाषा किस क्षेत्र में बोली जाती है, आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे कि फर्रुखाबाद, ऐसे और जिलों के नाम दे दिए कि इस क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है। तो आपको क्या है पहचान कर लिखना है कि इस क्षेत्र में ये बोली बोली जाती है, ठीक है। ऐसे ही एक क्वेश्चन बना था कि हरियाणवी की उपबोली क्या है, जो आपकी हरियाणवी है उसकी उपबोली बताएं, ठीक है। तो देखिए आप उपबोली भी पढ़कर जाएं, जो बोलियां हैं उनको आप क्या है पढ़कर जाएं। जैसे हरियाणवी की उपबोली क्या है, जाटू है। ब्रजभाषा की मैं अगर बात करूं तो भूखसा, जादोवाटी, डांगी क्या है ब्रजभाषा की उपबोलियां हैं। बुंदेली की उपबोलियों की बात करूं तो पावरी, बनाफरी, लोधांती, निवट्टा, है ना। तो ऐसी क्या है आप ये चीजें देखकर जाएं क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया था, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी एक इकाई कंप्लीट हुई कि कैसे क्वेश्चन आते हैं वो मैंने आपको यहाँ पर बताया। चलते हैं आगे। अब देखिए हिंदी साहित्य का इतिहास, ये यूनिट तो बहुत ही सरल है, इसमें सिर्फ आपको याद करना है, ठीक है। इसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं है कि आपको ज्यादा कुछ याद करना है, बस आपको रचनाएं याद करनी है, काल विभाजन याद करना है, वही इसमें क्या है यहीं से क्वेश्चन लग रहे हैं। तो देखिए हिंदी साहित्य लेखन की परंपरा है ना, वो आपको पता ही होगा। साहित्य लेखन की कौन कौन सी पद्धतियों का प्रयोग हो रहा है। मैंने एक क्लास कराई हुई है एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर की, जब मैंने सीरीज चलाई थी उसमें पहली या दूसरी क्लास हिंदी साहित्य लेखन की है ना। तो आप उसको एक बार जरूर देख लें, ठीक है। इसके बाद हम बात करें कि हिंदी साहित्य का काल विभाजन और नामकरण, बिल्कुल। तो इसमें क्या है आपको देखिए
जॉर्ज ग्रियर्सन का नामकरण आपको याद करके जाना है, जॉर्ज ग्रियर्सन, जॉर्ज ग्रियर्सन, ठीक है। उसके बाद आप रामचंद्र शुक्ल, रामचंद्र शुक्ल, ठीक है। मिश्र बंधु, मिश्र बंधु, राम कुमार वर्मा, राम कुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, नगेंद्र, ठीक है। इन सभी के आपको क्या है, जो इन्होंने जो विभाजन किया है, काल विभाजन किया है, उनको आप पढ़कर जाएं, ठीक है। और इन्होंने क्या क्या की पॉइंट रखे उनको भी देख कर जाएं, ठीक है। इसके साथ देखिए आदिकाल के कुछ नाम भी आपको देखने को मिलते हैं। जैसे अगला बिंदु आपका क्या रहा है, आदिकाल आ रहा है ना। तो देखिए इसमें देखिए आदिकाल में क्या है, आदिकाल में कौन कौन से कवि हुए, कौन कौन सी रचनाएं प्रसिद्ध रहीं, क्या विशेषताएं रहीं, है ना, वो चीज़ आपको देखनी है। इसके साथ ही क्या है, आपको आदिकाल को किन किन विद्वानों ने किस किस नाम से पुकारा। जैसे बीजप्पन काल किसने कहा आदिकाल को, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। प्रारंभिक काल किसने कहा है, तो मिश्र बंधुओं ने कहा है ना। और सिद्ध सामंत काल किसने कहा है, तो राहुल सांकृत्यायन ने कहा है। तो देखिए ये चीजें आपको कब याद होंगी, जब आप इनको पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए जब आप हिंदी साहित्य का काल विभाजन और नामकरण करेंगे ना, तो आप जब इन लेखकों के काल विभाजन नामकरण को देखेंगे तो आपको आसानी से पता चल जाएगा कि आदिकाल को वीरगाथा काल किसने कहा, रामचंद्र शुक्ल ने कहा, है ना। तो ये सारी चीजें आपको सारी क्लियर होती चली जाएंगी, है ना। तो आदिकाल में क्या महत्वपूर्ण घटनाएं हुई, कौन कौन सी रचनाएं प्रसिद्ध हुई, कौन कौन से विद्वानों का आधिपत्य था उस समय साहित्य पर, वो चीज आप देख कर जाएं। इसके साथ देखिए भक्ति काल की जो शाखाएं हैं उनको पढ़ के जाएं। जैसे निर्गुण शाखा हो गई आपकी सगुण शाखा हो गई। अब निर्गुण में भी देखिए ज्ञानश्री है, प्रेमाश्रय है। सगुण में देखिए कृष्ण भक्ति काव्य धारा है और आपकी राम भक्ति काव्य धारा है। तो इन सभी के राइटर जो महत्वपूर्ण हैं, उनसे संबंधित जो रचनाएं हैं उनको देख कर जाए, वहां से क्वेश्चन बन रहा है, ठीक है। इसके साथ ही देखिए रीतिकाल में देखिए 3 श्रेणियां हमें देखने को मिलती हैं। सबसे पहले आती है आपकी रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त, है ना। तो इनमें कौन कौन से कवि रहे, है ना, इन तीनों श्रेणियों के अकॉर्डिंग उन कवियों को देखे जाएं, उनकी क्या रचनाएं थी। दूसरी बात, रीतिकाल से संबंधित किन आधुनिक विद्वानों ने अपने विचार दिए कि रीतिकाल उनकी नजरों में क्या है ना। उन कथनों को जरूर पढ़ के जाएं क्योंकि ये कथन भी पूछे गए हैं। अब बात करें आधुनिक कालखंड की, तो देखिए आधुनिक कालखंड में इसमें देखिए आपको भारतेंद्र युग हो गया, द्विवेदी युग हो गया, शुक्ल युग हो गया, छायावादी युग हो गया, है ना। तो ये सारे युग के जो महत्वपूर्ण राइटर हैं, जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, जो महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं, तो उन सबको क्या है आपको एक नज़र देखना है। देखिए आपको चीज़ें सारी पता होती हैं, आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है, आपको सिर्फ रिवीजन करके जाना है। और टाइम भी नहीं है कि आप दोबारा से इस चीज़ को क्या है अलग अलग करके अलग अलग किताबों से पढ़ें। अलग अलग किताब नहीं पढ़नी है, आपको सिर्फ एक ही किताब पढ़नी है। अगर जो स्टूडेंट अगर दृष्टि पब्लिकेशन की बुक पढ़ रहे हैं, है ना, तो वो सिर्फ वही उसी किताब को पढ़ें। उस किताब से क्या है आप अच्छे से क्या है स्कोर कर लोगे। उससे क्या आपका नेट JRF भी निकल जाएगा, PSG का एंट्रेंस भी निकल जाएगा। वो काफ़ी अच्छी बुक है, ठीक है। अगर कोई विद्यार्थी सरस्वती पांडे की किताब पढ़ रहा है तो उसके लिए ठीक है, एंट्रेंस एग्जाम निकालने तक ठीक है ना। लेकिन पढ़े एक ही किताब, क्योंकि अगर आप 2 किताबों को पढ़ोगे तो फिर आपको उलझन होगी। आप एक किताब को 10 बार पढ़िए तो आपको चीज़ें क्या है याद रहेंगी और उसमें समझ में भी आएंगी। जिस किताब को आपको समझ में आता है आप उसको पढ़िए। ये नहीं किसी ने कुछ बता दिया तो मैंने वो किताब पढ़ ली, बस आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। चलते हैं आगे। अब बात करूं कि आधुनिक काल गद्य खंड में क्या चीज पूछी जाएगी, तो देखिए इसमें देखिए आपको गद्य के बारे में पता ही होगा कि आपके गद्य में देखिए नाटक आते हैं, उपन्यास आती हैं, कहानियां आती हैं, है ना, आलोचनाएं आती हैं, निबंध आते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज आती हैं। तो इसमें देखिए कैसे क्वेश्चन लगते हैं। मास्टर किया हुआ है आपने तो आसानी से आपको पता होगा कि नाटक के विषय में पूछा जाएगा। किसी लेखक का कोई नाटक दे दिया
किसने लिखा है ना। तो ये सारी चीज़ हैं। उपन्यास में भी यही चीज़ है। पहली कहानी कौन सी है, तो ये पूछे। पहली कहानी भी देखिए कि जो भवदेव पांडे हैं उन्होंने किस कहानी को पहली कहानी माना है ना। राजेंद्र प्रसाद ने किस कहानी को पहली कहानी माना है। तो ये चीज़ आप याद करके जाएं, ठीक है। इसके साथ देखिए आलोचना भी आपको देखने जानी है। निबंध, अब निबंध में कैसे क्वेश्चन लगते हैं, पिछली बार क्वेश्चन क्या लगा था पेपर का, मैं आपको बता रही हूँ कि जो रामचंद्र शुक्ल का जो चिंतामणि है ना, तो उनका जो तीसरा भाग किसने प्रकाशित किया, तो आपको एक बार बता देती हूँ। चिंतामणि 4 भागों में देखने को मिलती है, ठीक है। पहला तो खुद किसने किया था, रामचंद्र शुक्ल ने, ठीक है। कब किया था, आपके 1939 में। कितने निबंध हैं इसमें, ये भी याद करने हैं आपको, 17, ठीक है। अब 17 निबंध में से देखिए कोई सा भी एक निबंध का टाइटल उठा लिया जाएगा, शीर्षक उठा लिया जाएगा, और फिर वो आपसे पूछा जाएगा कि ये जो निबंध है वो आपके किस भाग में देखने को मिलता है, भाग ए, भाग 2, भाग 3 या भाग 4। तो ये आप जब पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा, ठीक है। चलते हैं अगला। तो दूसरा अगर देखें तो दूसरा खंड जो प्रकाशित किया वो किसने किया था, आपके विश्वनाथ, ये याद करना है आपको, त्रिपाठी, ठीक है। विश्वनाथ त्रिपाठी। कब हुआ, 1945 में। कितने निबंध हैं, 3, ये भी याद करने हैं। तीसरा देखें तो नामवर सिंह आलोचक हैं, नामवर सिंह। विश्वनाथ त्रिपाठी भी आलोचक हैं। प्रकाशन वर्ष 1983। कितने निबंध, 21, ठीक है। अब बात करें चौथे खंड की, तो चौथा खंड किसने प्रकाशित किया, आपके ओम प्रकाश सिंह, ठीक है। कब, 2004। कितने निबंध हैं, 47। तो ये कब से कब तक के निबंध हैं, 1939 से पहले के, ठीक है, से पहले के। इसमें आपकी कुसुम चतुर्वेदी और आएंगी, ठीक है। तो ये आपके 4 पार्ट देखने को मिल रहे हैं। तो इसमें से क्वेश्चन पूछा गया था, चाहे आपका नेट हो, है ना, चाहे आपका पीएचडी का एंट्रेंस एग्जाम हो, क्वेश्चन इसमें से पूछा जाता है। देखिए कुछ चीज़ ऐसी होती हैं, कुछ निबंध इतने महत्वपूर्ण हो जाते हैं कि वो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। ऐसे ही देखिए अगर मैं आत्मकथा की बात करूं, अगली विधाएं जो आ रही हैं अन्य गद्य की विधाएं, तो अन्य गद्य विधाओं में देखिए हम आत्मकथा, जीवनी, यात्रा, साहित्य, संस्मरण, डायरी, तो इन विधाओं से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। एक क्वेश्चन इसमें से पूछा जाता है। अगर मैं आत्मकथा की बात करूं तो देखिए क्या याद करूं, हरिवंश राय बच्चन जी की जो आत्मकथा है उसमें जो उन्होंने पार्ट डिवाइड किए हैं, तो कभी कभी क्या है उन्हें सीरियल में लगाने को आ जाता है ना, कि इनके जो पार्ट हैं उनको सीरियल में लगाइए, सन पूछ ली जाती है। तो ये सारी चीजें क्या आपको याद करनी है। जीवनी आपको याद करनी है ना, जीवनी से क्वेश्चन पूछा जाता है। यात्रा साहित्य से क्वेश्चन पूछे गए थे। इसके अतिरिक्त क्या है, संस्मरण। देखिए चीज वही है, आपको सिर्फ रिवीजन करना है। क्वेश्चन आपके यहीं से ही पूछे जाएंगे, कहीं अलग से क्वेश्चन नहीं आएंगे, ठीक है, कि अलग से उन्होंने किसी कहानी से पूछ लिया, नहीं। जो कहानी का इतिहास रहा है, जो कहानियां आपके सिलेबस में नेट में एमए में लगी हुई थी, है ना, स्पेशली नेट में लगी हुई हैं, उनसे पूछा जाएगा। अब मैं उन कहानियों की बात नहीं कर रही जो अलग से बिल्कुल कहानियां लगी हुई हैं, नहीं। आपकी जो अन्य गद्य विधाओं में जो कहानी शीर्षक दिया हुआ है उसके अंतर्गत जो महत्वपूर्ण कहानियां हैं, है ना, जैसे उसने कहा था का प्रकाशन वर्ष क्या है, 1915 है, इसके राइटर कौन है, ये हैं, कितने भागों में बांटा गया है। तो ये तो कुछ ज़्यादा डीप हो गया, बस मोटे तौर से ही पूछा जाएगा। तो ये सारी चीज़ें, ठीक है। अब चलते हैं आगे। हिंदी पत्रकारिता, पत्रिकाओं से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्राह्मण पत्र के संपादक कौन रहे हैं, है ना, आनंद कादम्बिनी के संपादक कौन हैं। तो ये चीज़ें क्या है आप याद करके जाएं। इसके साथ पुरस्कार सम्मान भी पूछा जाता है। जैसे एक पुरस्कार साहित्य अकादमी से राइटर दे दी, ऑप्शन दे दिया आपको, और क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि इनमें से किस लेखक को या किस लेखिका को क्या है भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त है, ठीक है, या साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त है, या व्यास सम्मान प्राप्त है। तो ये सारी चीजें हो गई। तो ये आपके यहाँ तक क्या हुआ, क्लियर हुई। इसके साथ देखिए हिंदी साहित्य संस्थाएं, जैसे हिंदी साहित्य के
प्रचार प्रसार में कौन सी संस्थाएं महत्वपूर्ण हैं, जैसे एक तो आपकी परिमल संस्था हो गई, ऐसे ही 2-3 संस्थाएं जो महत्वपूर्ण संस्थाएं आप उन्हें क्या है याद करके जाएं, क्योंकि क्वेश्चन संस्थाओं से भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब चलते हैं काव्य शास्त्र पर। देखिए काव्य शास्त्र जो है ये तो आपको जैसे का तैसा ही याद करना है। ठीक है, इसमें कुछ एक्स्ट्रा जुड़ नहीं जाएगा, ना कुछ एक्स्ट्रा इसमें घट जाएगा, जैसा है वैसा ही आपको रिवीजन करना है। सामान्य परिचय है ना, तो इसमें देखिए सामान्य परिचय में देख क्या है, जो आपके विद्वान रहे जैसे भरत मुनि हो गए, भामा हो गए, उद्भट हो गए, है ना, बामन हो गए, मम्मट हो गए, विश्वनाथ हो गए, जगन्नाथ हो गए, है ना, और जितने भी विद्वान रहे हैं वो किस कालावधि के हैं पूछा जाता है। भरत मुनि किस शताब्दी के विद्वान रहे हैं, किसके रहे हैं, दूसरी सदी के। ठीक है, और आपके देखिए भामा कौन से हैं, छठी सदी के। आपको ये चीजें याद करके जानी, क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहीं से। अब देखिए रस संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, भरत मुनि है। रस निष्पत्ति के देखिए 4 प्रवर्तक माने जाते हैं रस निष्पत्ति। क्वेश्चन यहाँ से लगेगा ही लगेगा रस निष्पत्ति से। सबसे पहले देखिए भट्ट लोलट, ठीक है, भट्ट लोलट। दूसरे आपके हैं शंकुक। शंकुक क्वेश्चन देखिए ये किस शंकुक से कैसे क्वेश्चन लगेगा, तुरंग न्याय। ठीक है, तो ये किससे संबंध रखता है आपके, शंकुक से, है ना। ये किसके प्रवर्तक हैं आपके, न्याय दर्शन के। ये चीजें आपको याद होनी चाहिए। न्याय दर्शन। भट्ट लोलट किस दर्शन से प्रभावित हैं आपके, मीमांसा दर्शन से। ठीक है, तो ये मीमांसा दर्शन से क्या है, प्रभावित हैं। ठीक, वहीं इन्होंने कौन से सिद्धांत की उत्पत्ति की है या किस सिद्धांत के ये प्रतिपादक रहे हैं, तो रस निष्पत्ति के तो हैं ये, लेकिन इन्होंने रस निष्पत्ति में क्या है, उत्पत्तिवाद या आरोपवाद को बढ़ावा दिया है। किसको दिया है इन्होंने, उत्पत्तिवाद या आरोपवाद। ठीक है, किसकी बात कर रही हूं मैं, भट्ट लोलट की। शंकुक किसके प्रवर्तक हैं आपके, चित्र तुरंग न्याय के, है ना। ये किससे संबंध रखते हैं अपना, न्याय दर्शन से। वहीं हमारे तीसरे आते हैं कौन, भट्ट नायक। तीसरे विद्वान हैं भट्ट नायक। ठीक है, इन्होंने कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया, भुक्ति या भोगवाद। ठीक है, ये किससे प्रभावित हैं, सांख्य दर्शन से। सांख्य दर्शन, सांख्य दर्शन। ठीक है, चलते हैं आगे। तो आगे आ रहे हैं आपके अभिनव गुप्त। अभिनव गुप्त, अभिनव गुप्त। तो ये किससे प्रभावित हैं, शैव दर्शन से। ठीक, शैव दर्शन। इन्होंने अभिव्यक्तिवाद, अभी वो क्या है, प्रतिपादित क्या है। ठीक, तो देखिए यहाँ पर मैं सिर्फ उन्हीं चीज़ों को आपको बताने का प्रयास करूँ। देखिए याद आपको ही करना है, ठीक है, पर क्वेश्चंस ऐसे आ रहे थे कि मैम क्या कैसे कैसी चीज़ें पूछी जाएंगी। तो देखिए यूनिट वही है, टॉपिक वही है, आपको रिवीजन करना है। ठीक है, ये क्लास सिर्फ इसीलिए बनाई गई है कि आपको सिर्फ एक बार क्या है, हम बता दें कि चीज़ें वही हैं, इसमें कुछ आप इतना हड़बड़ाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, नेट में जितना आपने पढ़ा है उससे कम ही देखने को मिलेगा। आप इतना वो रखें अपने अंदर, रिवीजन करते रहें जो जो यूनिट लगी हुई हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई रस निष्पत्ति से संबंधित। तो देखिए सिर्फ यही चीज़ आपको याद करके नहीं जानी है, इसमें ये टॉपिक भी अच्छे से पढ़ के जाना रस निष्पत्ति को। ठीक, काव्य लक्षण। काव्य लक्षण में देखिए कथन दिए होंगे आपको, ये कथन किसने बोले हैं वो आपको याद करके जानने हैं। काव्य हेतु में भी कथन है, वो भी आपको याद करके जानने हैं। ठीक है, रीति संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, बामन है। अलंकार संप्रदाय के कौन है, तो भामा है। तो अलंकार संप्रदाय में किन के विद्वानों ने किन किन कथनों को कहा है, ये भी आपको याद करके जाना है। ठीक है, इसीलिए कहते हैं कि पढ़ते रहना चाहिए। जब एकदम इकट्ठा पढ़ते हैं ना तो एक तो हमें याद नहीं होता, और जब याद भी होता तो दूसरे दिन भूल भी जाते हैं, है ना। अगर हम धीमे धीमे पढ़ते रहेंगे ना तो हम पे इतना लोड नहीं पड़ेगा।
इसीलिए ज़्यादा नहीं, एक दिन में कम से कम 3-4 पेज पढ़ लीजिए, ज़्यादा भी नहीं अगर नहीं पढ़ पा रहे हैं तो, ताकि जब तक आपका एग्जाम हो तो सिर्फ क्या आप रिवीजन पर ही रह जाएं। ठीक है। वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, औचित्य संप्रदाय पूछा जाएगा, शब्द शक्ति, है ना। तो ये सारी चीजें क्या है, यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये हो गया आपका काव्य शास्त्र का भारतीय जो विद्वान है उनके विषय में। ठीक है। दूसरी बात मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि इसमें देखिए पुस्तकें भी पूछी जाएंगी, पुस्तकें भी पूछी जाएंगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो आप ये पूरा अच्छे से याद कर लें, रिवाइज कर लें। अगर आपने रिवीजन नहीं किया तो रिवीजन करें, एक्स्ट्रा कुछ मत पढ़ें। ठीक है, 5 यूनिट आप अपनी पक्की कर लें, क्वेश्चन यहीं से लगेंगे, कहीं से कुछ नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि हमने जब 2022 का पेपर दिया था तो हमें भी यही लग रहा था बहुत टफ आएगा, है ना। लेकिन जब पेपर देने बैठे, अब हालांकि नेट की तैयारी साथ ही चल रही थी हमारी, तो क्या है एकदम से पेपर अच्छा हुआ, है ना। तो बस थोड़ी बहुत गलतियां हुई, गलतियां देखिए कहाँ हुई, जो बहुत नॉर्मल क्वेश्चंस थे। कभी कभी क्या होता है ना, हड़बड़ाहट में या तो गलत कर जाते हैं या हमारा ध्यान दूसरे क्वेश्चन पे होता है, भरम कुछ और आते हैं। तो ये गलती नहीं करनी है। जिस क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ रहे हैं तो उसके ऑप्शन को भी ध्यान से पढ़िए, है ना। ये मिस्टेक बहुत बार मुझसे हुई है। वो बात अलग है कि नंबर आ गया, वरना उसका खामियाजा हमें भी भुगतना पड़ता। ठीक है, तो गलती नहीं करनी है, बेसिक क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ध्यान से भरना है। ठीक है, ये हो गया आपका काव्य शास्त्र। अब अगला मैं चलूँ पाश्चात्य काव्य शास्त्र। देखिए पाश्चात्य जो काव्य शास्त्र है वो, उसमें देखिए आपके जो पाश्चात्य विद्वान रहे, प्लेटो, अरस्तु, लॉन्जाइनस हो गए, इलियट हो गए, है ना, कार्ल मार्क्स हो गए और वर्ड्सवर्थ, कोलरिज हो गए, इनके सिद्धांत, है ना। तो ये सारी इनको आपको पढ़ के जाना है। प्लस क्या इनकी किताबें आप जरूर देख के जाएं, 2 क्वेश्चन किताब से लगेंगे। ठीक है, तो ज़्यादा कुछ नहीं है, चीज़ वही है, बस आपको क्या है इन सब का रिवीजन करना है। ठीक है, कि अस्तित्ववाद के प्रवर्तक कौन है, संरचनावाद की क्या मान्यताएं हैं, बिंबवाद के प्रवर्तक कौन है, कौन कौन से, देखिए क्वेश्चन ऐसे भी लगते हैं, 3-4 विद्वानों के नाम दे दिए गए हैं आपको। अब उनमें से एक विद्वान ऐसे छांटने हैं जो बिंबवाद के से संबंध नहीं रखते हैं। तो ये चीजें आपको कब पता होंगी, जब आप बिंबवाद को, रूपवाद को, संरचनावाद को, अस्तित्ववाद को पढ़ के जाएंगे। ठीक है, अगर उन सबको आप पढ़ के जाएंगे तो आप अच्छे से क्या है, जो विद्वान हैं उनको अलग अलग क्या है कर सकते हैं कि अच्छा ये बिंबवाद से हैं, अच्छा ये रूपवाद के हैं, है ना। तो ये सारी चीजें। दूसरा क्रोचे का अभिव्यंजनावाद, मोस्ट इंपोर्टेंट, पढ़कर ही जाना है। इलियट का सिद्धांत पढ़कर जाना है आपको, नई समीक्षा पढ़ के जानी है। लॉन्जाइनस का सिद्धांत, ये सारी चीजें आपको पढ़ के जानी है, कुछ नहीं छोड़ना है आपको, क्योंकि काव्य शास्त्र में छोड़ने जैसा कुछ है ही नहीं। ठीक है, मेन राइटर हैं, मेन विद्वान दिए हुए हैं, मेन सिद्धांत हैं, बस उन्हीं को ही पढ़ना है। इसीलिए कहती हूँ काव्य शास्त्र में नंबर अच्छे खिंच जाते हैं। अगर आपने काव्य शास्त्र अच्छे से पढ़ लिया तो काव्य शास्त्र अच्छे से नंबर खिंचवा देता है ना। तो 2-3 क्वेश्चन क्या है आपके काव्य शास्त्र भी बन सकते हैं, ज्यादा भी बन सकते हैं। वो क्या है आपके पेपर पर निर्धारित करता है कि जिन्होंने पेपर बनाया हो किस तरह के क्वेश्चन रखते हैं। आगे देखिए वैचारिक पृष्ठभूमि। तो देखिए वैचारिक पृष्ठभूमि से बहुत सरल क्वेश्चन, हिंदी नवजागरण से संबंधित कोई क्वेश्चन पूछ लिया, या आपके खड़ी बोली आंदोलन से संबंधित कोई क्वेश्चन पूछ लिया, है ना। गांधीवादी दर्शन, अंबेडकर दर्शन, मार्क्सवाद, मनोविश्लेषणवाद, महत्वपूर्ण। मनोविश्लेषणवाद महत्वपूर्ण है। आपने फ्रायड के बारे में तो पढ़ा ही होगा, युंगे के बारे में तो पढ़ा ही हुआ, तो इतना कुछ टफ नहीं है इसमें। दलित विमर्श क्या होता है, अल्पसंख्यक विमर्श क्या होता है, स्त्री विमर्श में क्या विशेषताएं होती हैं, उत्तर आधुनिकतावाद क्या है, आदिवासी विमर्श, अल्पसंख्यक विमर्श। हालांकि आपके आदिवासी, अल्पसंख्यक इसमें से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, लेकिन हमने यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, तो मेन देखिए आपके क्या है इसमें, देखिए मनोविश्लेषणवाद है आपका, अंबेडकर दर्शन से क्वेश्चन पूछा गया था, मार्क्सवाद से भी क्वेश्चन पूछा गया था, प्लस आपके भारतेंदु और नवजागरण, यहाँ से भी क्वेश्चन देखने को मिला था। महावीर प्रसाद द्विवेदी, हिंदी नवजागरण, यहाँ से भी क्वेश्चन देखने को मिला था, और हिंदी नवजागरण। ये 5-6 पॉइंट वैचारिक पृष्ठभूमि में आपको अच्छे से पढ़कर जाना है, यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। देखिए कभी कभी क्या होता है, आप पढ़कर तो बहुत कुछ जाते हो, ये लगता है कि पेपर का जो लेवल है बहुत हाई आएगा, पर कभी कभी जब पेपर देने बैठते हैं ना, आपको लगता है बहुत सरल आया है, बहुत ही सरल आया
है ना, क्योंकि हमने जिस तरीके से हमने तैयारी की थी वो हार्ड वाली की थी, है ना, कि टफ पेपर आएगा, लेकिन जब हम पेपर में बैठते हैं तो नॉर्मल चीज़ें पूछ ली जाती हैं। अब नॉर्मल चीज़ में सबसे बड़ी गलती क्या होती है कि हम उसमें क्या कंफ्यूज हो जाते हैं, और फिर हमें सबसे ज़्यादा दुख होता है कि हमने जिस चीज़ पर हमें पकड़ बनानी थी, बेसिक चीज़ हमें पकड़नी थी, वो हमने छोड़ दी, है ना। तो देखिए आप यहाँ पर सब तैयारी करके चलेंगे तो इसका एक फ़ायदा देखिए, आपका पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम तो क्लियर होगा ही होगा, प्लस अगर आपने नेट क्लियर कर लिया, जेआरएफ नहीं हुआ तो जेआरएफ भी क्या है आप क्लियर कर सकते हैं। इसके साथ जो विद्यार्थी जिनका नेट नहीं हुआ है, डायरेक्ट एमए से आए हैं, है ना, उनके लिए क्या है नेट में क्या है ये चीज़ काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होंगी। तो आज की क्लास में क्या है, क्या क्या टॉपिक पूछे जाएंगे एंट्रेंस एग्जाम में और किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं, है ना, अपनी तरफ से हमने पूरी कोशिश की है कि हम आपको ये सारी चीज़ें बता सकें। देखिए क्वेश्चन पेपर हम आपको उपलब्ध इस वजह से नहीं करा पाए क्योंकि 2022 में जब हमने पेपर दिया था तो एग्जाम सेंटर पे क्या है हमसे पेपर ले लिया गया था। अगर वो पेपर हमारे पास होता तो हम आपको ज़रूर कराते, तो आपको भी समझ में आया था कि पेपर काफ़ी अच्छा आया है ना। तो आपको सिर्फ क्या है रिवीजन करना है। यूनिट मैंने आपको बता दी, भाषा विज्ञान, हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी काव्य, हिंदी गद्य की विधाएं, है ना, हिंदी वैचारिक पृष्ठभूमि और काव्य शास्त्र। काव्य शास्त्र में आपका भारतीय काव्य शास्त्र, पाश्चात्य काव्य शास्त्र, बस इतना बहुत है, इतना बहुत है। पर ये चीज़ ही इतनी सारी है कि कुछ पूछो मत, बस जो मेन चीज़ें क्वेश्चन वहीं से पूछे जाएंगे। ठीक है, भारतेंदु युग के जो महत्वपूर्ण विद्वान हैं आपके भारतेंदु जी हो गए, आपके अंबिका दत्त व्यास हो गए, ठीक है, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन हो गए, इनसे संबंधित क्वेश्चन आएगा। तो जिस युग के जो महत्वपूर्ण विद्वान हैं उन्हें आप एक नज़र जरूर देखें, है ना। द्विवेदी युग के कौन से महत्वपूर्ण विद्वान हैं, है ना, छायावाद के महत्वपूर्ण विद्वान कौन है उन्हें देखें, है ना, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, सबसे जरूरी बात प्रयोगवाद को आप देख कर ही जाएं, था सब तक से क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाएगा। ठीक है, कुछ चीज़ें आपको क्या है याद करनी ही पड़ेंगी। तो इस क्लास में इतना ही, तो मिलते हैं आपको ऐसी ही और क्लास में एक नई जानकारी के साथ। अगर आपको इस क्लास में कोई दिक्कत लगी हो समझने में तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, तो उसका भी क्या है निदान किया जाएगा। तो मिलते हैं आपको ऐसी क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।